नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक और पोस्ट ऑफिस की स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1% पर एनम। ये भी कंपाउंडेड क्वार्टरली होती, ईयरली कंपाउंडेड होता है इसका। इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 500 है, मैक्सिमम डिपॉजिट इसका 1.5 लाख है इन फाइनेंशियल ईयर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पर मंथली पे करें, इसके अंदर आप लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं। जैसे आपके अंदर साल के अंदर आपने 50,000 एक बार डिपॉजिट कर दिया, फिर सेकंड टर्म में आपने फिर 50,000 डिपॉजिट कर दिया, थर्ड टर्म में आपने फिर 50,000 डिपॉजिट कर दिया। मैक्सिमम एक साल के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। कौन कौन इसको अकाउंट को ओपन कर सकता है उसके बारे में बात कर सकते हैं हम। वो कैन ओपन अ सिंगल अकाउंट बाय रेजिडेंट इंडियन, कोई भी इंडियन है वो इसको ओपन कर सकता है। अ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, कोई भी गार्जियन इसको ओपन कर सकता है माइनर के बिहाफ पे और अनसाउंड माइंड के पर्सन के बिहाफ पे। इसके अंदर बेसिकली एक ध्यान रखने वाली चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, इसका खाली एक ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है। यानी पीपीएफ का अकाउंट अगर आपने बैंक के अंदर ऑलरेडी ओपन कर रखा है तो आप पोस्ट ऑफिस के अंदर दूसरा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, वो होगा ही नहीं। मतलब सिंगल ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन ऑल अक्रॉस द कंट्री। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर या कंट्री के अंदर आप सिर्फ एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में करें या फिर आप किसी बैंक के अंदर करें। डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, डिपॉजिट की हम बात करते हैं। मिनिमम डिपॉजिट इसका 500 एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख है। अगर किसी मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1.5 लाख शैल बी इंक्लूसिव ऑफ डिपॉजिट मेड इन हिज ऑब्लिक हर ओवन अकाउंट इन अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन एनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन फाइनेंशियल ईयर मल्टीपल ऑफ 15, मैक्सिमम अप टू 1,50,000। कितने भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में आप इस अमाउंट को पे कर सकते हैं। मिनिमम इसका 50 रुपीज़ है, मिनिमम 50 रुपीज़ है। यानी मतलब आप 50 के मल्टीपल्स में आप कितना भी जमा कर सकते हैं। 500 कर सकते हैं, 600 कर सकते हैं, कितना भी जमा कर सकते हैं, कितनी भी इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। मैक्सिमम 1,50,000 जमा होगा इसके अंदर। अकाउंट को जो ओपन किया जा सकता है वो कैश के द्वारा भी किया जा सकता है, चेक के द्वारा भी किया जा सकता है। चेक के माध्यम से अगर आप ओपन करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, चेक को आपको 2 या 3 दिन पहले सबमिट करना पड़ेगा। वो चेक अप्रूवल के लिए जाएगा, क्लियरेंस के लिए जाएगा। क्लियर होने के बाद अगर आपका पोस्ट ऑफिस का है तो कोई इशू नहीं है, उसमें सेम टाइम में हो जाता है वो। पर अगर किसी अदर बैंक का अकाउंट है, अदर बैंक का अकाउंट का चेक है, तो उसको क्लियरेंस के लिए 2 या 3 दिन चाहिए। तो पहले क्लियर होने के बाद वो जिस डेट के अंदर क्लियर होगा उस डेट में आपका अकाउंट ओपनिंग होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो डिपॉजिट है वो इसका क्वालिफाई है अंडर 86 के डिडक्शन में लगाने के लिए आप इसको लगा सकते हैं। अब डिसकंटिन्यूशन ऑफ अकाउंट क्या है, डिसकंटिन्यूशन की हम बारे में बात करते हैं। डिसकंटिन्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 500 है, अगर आपने वो जमा नहीं करा तो पीपीएफ अकाउंट डिसकंटिन्यूड हो जाएगा और लोन और विड्रॉल फैसिलिटी डिसकंटिन्यूड अकाउंट पर नहीं मिलती है। डिसकंटिन्यूड अकाउंट को रिवाइव करने के लिए सिंपल प्रोसेस है बाय द डिपॉजिटर बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द अकाउंट। क्या है, मंथली सब्सक्रिप्शन मिनिमम कितना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है इसका 500 है। और डिफ़ॉल्टर्स फीस जो है पर ईयर के लिए 50 रुपये है, यानी एक साल का डिफ़ॉल्टर्स फीस 50 रुपये। यानी अगर आप जैसे एक एग्जांपल के लिए लें, आपने 19-20 के अंदर अकाउंट खुलाया तो 19-20 के अंदर आपने 500 रुपये से अकाउंट ओपन किया तो 19-20 का तो डिपॉजिट हो गया आपका। 20-21 का आपने डिपॉजिट नहीं किया। अगर अब आप 22-23 में डिपॉजिट कर रहे हैं तो 20-21 का 500 प्लस 50, 500 प्लस 50 रुपीज़ डिफ़ॉल्ट फीस, 500 प्लस 50, और 22-23 का जो जमा करेंगे आप वो 500 वो अलग है। तो 500 प्लस 50 यानी 1050 आपको टोटल जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट नॉर्मल कंडीशन में आएगा, यानी रनिंग कंडीशन में आएगा। अब हम बात करते हैं इसका इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट शैल बी एप्लीकेबल एज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है, पर पेड जो होता है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे होता है, यानी एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर, यानी 31/03/2023, या फिर जो भी हर ईयर का अपन देखें। 2023 मैंने इसने बोला है क्योंकि इस साल के लिए 2023 के लिए बता रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में। तो ऐसे ही जो भी आपका ईयर होगा उसमें 31/03 पे 2022 है तो 2022 पे आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट। इसके ऊपर इस पीपीएफ स्कीम में यह है कि आप लोन भी ले सकते हैं। जैसे कुछ स्कीमों के अंदर लोन की फैसिलिटी होती है, जैसे मैंने आरडी के अंदर बताया था आपको, तो ऐसे ही पीपीएफ के अंदर भी लोन की फैसिलिटी है। लोन कैन बी टेकन ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द 1 ईयर। कोई भी अगर आपने अकाउंट ओपन कराया उसका 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे विच द इनिशियल सब्सक्रिप्शन वन मेड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अकाउंट ओपनिंग ड्यूरिंग 2010 to 11, लोन कैन बी टेकन इन 2012 और 13। अगर आपने अकाउंट ओपन किया 2010 और 11 के अंदर तो आप लोन ले सकते हैं उस पर 2012 और 13 के अंदर। लोन कैन बी टेकन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द इनिशियल सब्सक्रिप्शन वर मेड। आपने जिस साल से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया है उसके एंड के बाद से 5 साल के पहले आप कभी भी लोन उठा सकते हैं। लोन कैन बी टेकन अप टू 25% ऑफ द बैलेंस ऑफ इस क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग
द ईयर इन विच लोन इज़ अप्लाइड। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझें, अगर आपने लोन लगाया है, लोन के लिए अप्लाई करा है 2012 और 13 के अंदर, तो जो 2012 और 13 के अंदर आपने लोन के लिए अप्लाई करा है, तो 2011-12 वाले ईयर को छोड़ दें, उसके पहले जो ईयर था 10 और 11 का जो लास्ट टाइम है, यानी जो 11 का जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट क्या होगा, 31/3/2011, तो उसके डेट में आपका जो बैलेंस है उसका 25% आप उठा सकते हैं। ओनली वन लोन कैन बी टेकन इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप एक लोन ले सकते हैं। सेकंड लोन शैल नॉट बी प्रोवाइडेड, सेकंड लोन जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक जब तक आपका फर्स्ट लोन रीपेड नहीं हो गया। अगर आपने फर्स्ट लोन को पेड नहीं किया है तो आपको सेकंड लोन के लिए आप एलिजिबल नहीं है, पहले आपको फर्स्ट लोन को पूरा पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप सेकंड लोन के लिए एलिजिबल हैं। इफ़ लोन रीपेड विद इन 36 मंथ ऑफ द लोन टेकन, आपने जिस दिन लोन लिया है उससे अगर आपने 36 मंथ के अंदर उस लोन को रीपेड कर दिया है, तो लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% पर एनम लगेगी। 1% पर एनम, 1% पर एनम लगेगी। अगर आपने लोन रीपेड नहीं किया 36 महीने के अंदर, यानी आप आफ्टर 36 मंथ ऑफ द लोन टेकन लोन पे कर रहे हैं, तो 6% पर एनम शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द लोन डिस्बर्समेंट। लोन जिस दिन से डिस्बर्स हुआ है उसकी डेट से 6% पर एनम लगेगा। अब विड्रॉल की फैसिलिटी, विड्रॉल के बारे में जो बता रहा था, सब्सक्राइबर कैन टेक वन विड्रॉल ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, एक विड्रॉल ले सकते हैं आफ्टर 5 ईयर एक्सक्लूडिंग ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग वाले ईयर को छोड़ के बाकी जो 5 साल हैं उसके पहले पहले आफ्टर 5 ईयर एक्सक्लूडिंग ऑफ अकाउंट ओपनिंग, उसमें आप हर एक साल विड्रॉल ले सकते हैं। इस एग्जांपल के लिए देखें, अकाउंट ओपनिंग आपने 10 और 11 के अंदर कराए, तो विड्रॉल कैन बी टेकन ड्यूरिंग और आफ्टर 2016 और 17 के दौरान आप उसको विड्रॉल ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ विड्रॉल कैन बी टेकन अप टू 50% ऑफ बैलेंस एट द क्रेडिट एट द एंड ऑफ द फोर्थ प्रेसिडिंग ईयर और एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग ईयर विच इज़ लोअर। ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। विड्रॉल भी अगर आपने लिया है, जैसे विड्रॉल कैन बी टेकन इन 2016-17, अगर 2016-17 के अंदर आपने विड्रॉल लिया तो अप टू 50% ऑफ बैलेंस एज ऑन 31/3/2013 और 31/3/2016 विच एवर इज़ लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा उसका 50% बैलेंस आपको मिल जाएगा। यानी वो क्या चाह रहा है, अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो फोर्थ प्रेसिडिंग ईयर कैसे काउंट करेंगे आप, जैसे अगर 2016-17 के अंदर ले रहे हैं तो उससे पहले के 5 साल आपको काउंट करने हैं, यानी 15-16, 14-15, 15-16 हो गया, एक 14-15 हो गया, उसके बाद 13-14 हो गया, उसके बाद 12-13 हो गया, 12-13 हो गया, तो 12-13 फोर्थ प्रोसीडिंग ईयर, यानी 13 वाला, 12-13 यानी 13 लास्ट डेट है, तो 13 का लास्ट डेट क्या होगा, 31/3/2013, तो ये तो फोर्थ प्रोसीडिंग ईयर हो गया। और एंड ऑफ द प्रेसिडिंग ईयर वो क्या होगा, एंड ऑफ द प्रेसिडिंग ईयर मतलब 2016-17 में आप लोन ले रहे हैं, तो यानी 2016 का लास्ट, यानी 31/3/2016, उन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा उसका 50% आप बैलेंस उठा सकते हैं विड्रॉल के रूप में। तो ये विड्रॉल की कंडीशन थी जो मैंने आपको समझा दी। मैच्योरिटी की हम जैसे बात करेंगे, पीपीएफ 15 साल के अंदर मैच्योर होता है। अकाउंट कैन बी मैच्योरिटी आफ्टर 15 ईयर्स एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग के फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के आपका जो है वो 15 साल माना जाएगा। जैसे मान लो आपने 2010 या 11 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और आपने 2011 के अंदर आपने फरवरी के अंदर अकाउंट ओपन किया है, तो 2010 और 11 वाला काउंट नहीं होगा, वो 11-12 से काउंट करेंगे, 11-12 से 15 साल काउंट करेंगे। 15 साल जब हो जाएंगे कंप्लीट तब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरिटी का जैसा मैंने आपको हर बार प्रोसेस बताया, सेम वही प्रोसेस होता है। एक हम आपको क्लोजर फॉर्म लगाना होता है, उसके बेसिस पे मैच्योरिटी हो जाती है, वो उसमें कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। इस अकाउंट को आप एक्सटेंशन क्या है इसके अंदर, कैन एक्सटेंड हिज ऑब्लिक हर अकाउंट फॉर फर्दर ब्लॉक ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए आप 5 साल के ब्लॉक के लिए आप इस अकाउंट को वापस एक्सटेंड कर सकते हैं। एक सिंपल सबमिटिंग प्रिस्क्राइब एक्सटेंशन फॉर्म होता है, उसको आपको सबमिट करना है कंसर्न पोस्ट ऑफिस को, तो वो अकाउंट आपका एक्सीड हो जाएगा। इफ एक्सटेंडेड अकाउंट कैन विद डिपॉजिट वन विड्रॉल कैन बी टेकन इन ईच फाइनेंशियल ईयर, अगर आप इसको डिपॉजिट के साथ एक्सटेंड कर रहे हैं तो वापस से फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप एक विड्रॉल ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 60% ऑफ बैलेंस क्रेडिट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन द ब्लॉक ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के ब्लॉक में जो मैच्योरिटी का डेट थी उसका 60% आप विड्रॉल उठा सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की हम बात करते हैं। प्री मैच्योर का मतलब क्या होता है, कोई भी अकाउंट की जो एग्जैक्ट मैच्योरिटी डेट है, यानी 15 साल इस पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी है, तो उसके पहले अगर हम कभी भी क्लोज कराते हैं तो उसको प्री मैच्योर बोलते हैं बेसिकली। तो प्री मैच्योर क्लोजर कैश शैल बी अलाउड आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है पीपीएफ के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट वाज ओपन सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग कंडीशन। उसके अंदर क्या क्या कंडीशन है कि प्री मैच्योर कब क्लोज हो सकता है, इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ऑफ अकाउंट होल्डर, यदि अकाउंट होल्डर को कोई ऐसी डिजीज़ है जिससे उसको जान हानि का डर है। स्पाउस और डिपेंडेंट को हो सकता है, अगर स्पाउस को भी कोई प्रॉब्लम है ऐसी तो भी इस केस को कंसिडर करा जाएगा, और अगर कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में भी करा जा सकता है। इन केस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर, यदि अकाउंट होल्डर कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है या उसके डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन है वो कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं
तो उसके बेसिस पे ही प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है। इन केस ऑफ चेंज ऑफ रेजिडेंट स्टेटस को अगर उसने चेंज कराया तो भी इस केसेस पे भी उसको अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। एट द टाइम ऑफ प्री मैच्योर क्लोजर 1% इंटरेस्ट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ द अकाउंट ओपनिंग और डेट ऑफ एक्सटेंशन। डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग के की जो है उससे 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा। अकाउंट कैन बी क्लोज ऑन अबाउ कंडीशन बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। जो बेसिकली चीज़ है, एक नॉर्मल अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाता है वो मैं प्रोसेस में आपको बार बार बता ही चुका हूँ कई बार, वो हर स्कीम के अंदर मैं आपको बताता हूँ। वो एक बेसिक सिंपल प्रोसेस है। अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, एक जो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको अगर अकाउंट को क्लोज करना है या मैच्योर करना है तो वो क्या है, उसके अंदर अगर कंडीशन ये है कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो उस केसेस में क्या होगा, अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। नॉमिनेशन ऑन लीगल हायर शैल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू डिपॉजिट इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर ये है कि किसी अकाउंट के अंदर जो है नॉमिनी और लीगल हायर उसको कंटिन्यू कर सकते थे, पर इसके अंदर नॉमिनी और लीगल हायर इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जिसका एक सिंगल अकाउंट होता है हर बंदे का, चाहे वो बैंक के अंदर हो चाहे पोस्ट ऑफिस के अंदर हो, यानी एक ही सिंगल अकाउंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पोस्ट ऑफिस में भी खुला लें या फिर आप बैंक के अंदर भी खुला लें। इसी वजह से इसका जो है इसको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता किसी भी नॉमिनी या लीगल हायर के द्वारा। एट द टाइम ऑफ क्लोजर ड्यू टू डेथ पीपीएफ रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी पेड टिल द एंड ऑफ द प्रेसिडिंग मंथ इन द अकाउंट इज क्लोज। जिस डेट के अंदर या जिस मंथ के अंदर अकाउंट को क्लोज किया गया है उसके एक मंथ पहले पीपीएफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से सारा पैसा पे कर दिया जाएगा। यानी मान लो आज जनवरी के अंदर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हुई है पर वो उसको क्लोज़ करा रहे हैं मार्च अप्रैल मई के अंदर, अगर उसको क्लोज़ करा रहे हैं तो मई के पहले जो भी मंथ आएगा, अप्रैल आ रहा है, अप्रैल तक उसको पीपीएफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट कर दिया जाएगा। ये बेसिकली ही था इसके अंदर पूरा। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। काफ़ी लोग इसको बॉयज़ चाइल्ड के लिए एज एसएसए के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि एसएसए के अंदर भी लगभग 18 साल या ऐसे का टाइम रहता है, तो इसको एज इट इज़ ऐसा समझते हैं कि इसको हम मंथली डिपॉजिट करेंगे इसके अंदर तो हमें एक 15 साल के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। उस अमाउंट को हम बेसिकली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, हम किसी बच्चे के एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए यूज़ कर